So hello class. Today we will discuss about latent heat जो आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हो. लेटेंट हीट क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सर मान लीजिए कि कोई आइस है वो -25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है. अगर उसको हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बन जाएगा. और फिर जब उसको और टेम्परेचर देंगे और उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो सर वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगा. तो सर वो हीट गई कहाँ? सर वो हीट को उसके पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें. सर ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और सर अगर उसी वाटर को और गर्म करते जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में पहुंचता है. और फिर अगर हम और हीट प्रोवाइड करेंगे तो सर वो 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो सर वहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. चलो ठीक है, बैठो 1 सेकेंड. देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो. लेटेंट हीट एक्चुअल में होती क्या है? जो लेटेंट का मतलब होता है वो लेटेंट मीन समझो छुपा हुआ, छिपना, है ना. लेटेंट का मतलब क्या होता है? छिपना. ऐसी हीट जो कि छुपी हुई है. अब ये कहाँ छिपी हुई है हीट, उसको हम देखते हैं. मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है इसको बताता हूँ. जैसे सपोज दैट अगर हम वाटर को ले लें, है ना, और वाटर को हम गरम कर रहे हैं. जब आप गरम करते हो वाटर को तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने के बाद, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जाने के बाद अचानक से वाटर का टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है. आप हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हो, बट जो आपका वाटर का टेम्परेचर है वो कुछ देर के लिए क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है. आखिर में हम तो कंटिन्यूस हीट सप्लाई कर रहे हैं, है ना. उसके बाद भी वाटर का टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है? उसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो ये एग्जांपल. दूसरा कि अगर आपका सॉलिड स्टेट में आपका वाटर है, ठीक है, आप टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री पे पहुंच रहा है, 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर दे रहे हो और जैसे ही वो आपका वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, जब तक लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तब तक आपके वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह रहा है. कोरिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को? मतलब कि आप कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई करते जा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके वाटर का टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज नहीं कर रहा है. तो उसके पीछे रीज़न क्या है? हम तो हीट दे रहे हैं ना, हम तो भाई टेम्परेचर दे रहे हैं, वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? आखिर में क्यों नहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है? कुछ देर के बाद जो है, जैसे अगर जो हम ग्राफ देखें तो सपोज दैट ये आपका है ना, यहाँ आपका अगर जो हम देखें टेम्परेचर से इसको डिनोट करें, सॉरी टेम्परेचर को इससे डिनोट करते हैं 100 डिग्री सपोज दैट, है ना. और ये आपका है क्या? वाटर है. हम आपका हीट जो है दे रहे हैं कंटिन्यूस, ऐसे कंटिन्यूस दे रहे हैं इधर नीचे से, ठीक है, और हीट बढ़ रहा है, बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर अचानक यहाँ पे जाके टेम्परेचर पूरी तरह से क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है, रुक जा रहा है टेम्परेचर. समझ में आ रहा है? तो वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है भाई? हम तो हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, और तब तक नहीं रुक रहा, तब तक रुका रह रहा है जब तक कि पूरा वाटर बॉयल न करने लगे. समझ में आया? अंटिल द बॉइलिंग. जब पूरा होल वाटर बॉयल करने लगा फिर उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना इंक्रीज करेगा. तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम हीट को देते हैं, हीट को जब हम देते हैं वाटर सॉलिड से अभी बात करते हैं, जब हम हीट को देते हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हीट तो हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली, और जो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है उसके पीछे रीज़न ये है कि वो टेम्परेचर जो हम हीट दे रहे हैं वो पूरा का पूरा टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जा रहा है, पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए. समझ में आया? जब तक लिक्विड में पूरा आपका सॉलिड वाला पार्टिकल, पूरा सॉलिड वाला चीज़, सॉलिड वाली आइस जब तक पूरी तरह से लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी तब तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वही सॉलिड वाले पार्ट को वो टेम्परेचर कहाँ पे लग रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए. तो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि वो हीट छुप जा रही है. जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं
वो जब कंटिन्यूसली नहीं इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वो हीट छुप रही है, और छुप रही है मतलब क्या हो रहा है, उस हीट का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, सॉलिड में से, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है पूरा वाटर को बॉयल करने में ख़त्म हो जा रहा है। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, छिपी हुई उष्मा। उष्मा आपको हिंदी में इसको उष्मा बोलते हैं, है ना, हीट को। तो छिपी हुई ये जो है हीट है, इसी की वजह से इसका नाम लेटेंट पड़ा, लेटेयर से मिलके बना हुआ है लेटेंट, है ना। अब ये दो टाइप के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है समझो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर एग्जांपल आइस को जब हम वाटर के, जब हम उसको गर्म करते हैं, है ना, जब आप आइस को गर्म करते हो तो उसमें जो हीट आपकी इन्वॉल्व होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो पा रहा है? और हीट को आपको पता है किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, है ना, तो वो तो आप कर ही लोगे। अगला देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वही सेम चीज, वही वाला चीज जो मैंने बताया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। समझ में आया? वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, बॉइलिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट रिक्वायर्ड हुई लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने के लिए, वेपर में। ठीक है, तो उसको या फिर लिक्विड से कह सकते हो या फिर सॉलिड से भी आप बोल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सॉलिड से भी आप बोल सकते हो कि कितना हीट जो है लगी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूज़न। इसका एग्जांपल जैसे वाटर, ठीक है, वाटर को जब बॉयल करते हो तो आपका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि पूरा का पूरा वाटर जो है आपका वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, है ना। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये आपका रहा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो आपका अगला जो टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। व्हाट इज अ सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन के बारे में सबको पता होगा, बताओ। हाँ, विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए अगर जो कोई चीज़ आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, अगर जो सॉलिड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। या गैस से सीधे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड में, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैम्फूर हो गया आपका, नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल आप लोगों ने देखा है कभी? कुनैन की गोली आप लोगों को पता है, कुनैन की गोली, है ना, उसी को नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल बोलते हैं उसका। उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे कपड़ा वपड़ा ख़राब ना हो जाए, है ना, उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होगा आपका, कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अच्छा, सपोज दैट एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम कम्फूर को ले लें, है ना, और उसको किसी चीज़ से ढक दे पूरी तरह से, बढ़िया से, तो जब आप उसको जलाओगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। और जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को समझ रहे हो? जैसे सपोज दैट एक ग्लास लिया हमने, है ना, कैम्फूर को उसमें रख दिया, ठीक है, और धीरे धीरे कैम्फ्यूर या नेफ्थलीन बॉल कोई भी है, उसके बाद उसको पूरी तरह से ढक दिया, ऊपर से ढक दिया। ठीक है, ढकने के बाद हमने क्या किया, उसको गर्म किया। जब गर्म किया तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और गैस में कन्वर्ट होने के बाद फिर कुछ देर के बाद उसको कूलिंग करने के लिए, ठंडा करते समय, जब ठंडा करते हो तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस सॉलिड पार्ट को हम बोलते हैं सब्लिमेट। उस सॉलिड पार्ट को हम क्या बोलते हैं,
सब्लीमेट। उस पार्ट को हम बोलते हैं सब्लीमेट। और सब्लाइम किसको बोलते हैं? जिसको हमने गर्म किया। जैसे मान लो अगर आपका ये है, ध्यान से देखो, ये आपका अगर जो कोई चीज़ है हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया? सब्लाइम, है ना। और जब ये गर्म होने के बाद फिर से ठंडा हमने किया इसको, और ठंडा होने के बाद फिर क्या हुआ? सरफेस पे यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स दिखने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सब्लीमेट। तो सब्लिमेशन में सब्लिमेट और सब्लाइम को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत ही कन्फ्यूज़न होता रहता है बच्चों को इस पे कि सब्लिमेट और सब्लाइम में क्या अंतर है। तो वो आपको इसी से क्लियर हो गया होगा कि सब्लिमेट किसको कहते हैं और हम सब्लाइम किसको कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखो। अच्छा, इसके एग्जाम्पल डेली रूटीन में, एवरीडे लाइफ में, डेली रूटीन में इसके एग्जाम्पल जैसे हमने देखा नेप्थलीन वाला, कैम्फूर वाला, और उसके बाद फिर हमने अभी कल ही एक एग्जाम्पल बनाया था ड्राई आइस का। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है? सब्लिमेशन का ही प्रोसेस है ना। तो वो भी आपका सब्लिमेशन ही है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो आप लोग जो है कर सकते हो। ठीक है, अगला अब जो टॉपिक है आपका वो है इवेपोरेशन। अगला जो है टॉपिक है वो क्या है? इवेपोरेशन। चलो अब मुझे आप लोग कोई बताओ, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? बोलो। सर, जो बॉइलिंग होता है किसी भी मतलब सॉलिड का लिक्विड में उसके बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाना, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जो इवेपोरेशन होता है उस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पर, जिसको इवेपोरेशन बोलते हैं। अच्छा, देखो इवेपोरेशन आप कहाँ कहाँ देखते हो? क्या हुआ? ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसकी? इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन के एग्जाम्पल तो आप लोग बहुत जानते हो, हर एक जगह तो इवेपोरेशन हो रहा है। पॉन्ड में भी इवेपोरेशन होता है, लेकिन पॉन्ड में बॉइलिंग होती है क्या? बॉयल करके वो इवेपोरेट होता है क्या? कई लोग बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंट नहीं लगा, लोग बोलते हैं कि भाई बॉइलिंग और इवेपोरेशन जो है वो क्या होता है? सेम ही चीज़ तो है, बट इट इज़ नॉट। देखो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन में सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? वो जब टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है? जब थोड़ा बहुत हीट को वो एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे क्या होंगे? अपने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उससे क्या हो जाएंगे? दूर होते जाएंगे, और दूर हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर वो क्या करते जाएंगे? ऊपर उठते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। समझ में आया? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। जो आपका इवेपोरेशन है वो लेयर बाय लेयर होता है। इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है? लेयर बाय लेयर। पहले सपोज दैट कि आपका पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड है तो उसमें क्या होगा? पहले ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो फिर से बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद दूसरी लेयर हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। समझ में आया? इस तरह से आपके इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। अब अगली चीज देखो, नेक्स्ट थिंग, बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग में क्या होता है कि एक ही साथ जब आप हीट दे रहे हो, एक ही साथ जितने पूरे होल मास का जो भी आपका लिक्विड होगा वो एक ही साथ क्या करने लगेगा? इवेपोरेट होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा पूरी तरह से। मतलब हम इवेपोरेशन में क्या देख रहे हैं बताओ? इवेपोरेशन में क्या देख रहे हैं? लेयर बाय लेयर, पहली लेयर निकल रही है, फिर दूसरी लेयर। लेकिन जब बॉयल आप हीट बहुत तेजी से दे दोगे तो क्या होगा? पूरा जो लिक्विड होगा वो नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाएगी, और वो क्या होगा? इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वेपर में फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग ऑफ मॉलिक्यूल, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। तो बॉइलिंग ऑफ लिक्विड और इवेपोरेशन में यही आपका मेन डिफरेंस है। अब इसके एग्जाम्पल हम कहाँ देखें? इवेपोरेशन के एग्जाम्पल हम कहाँ पे देखें? देखो
हर जगह देख रहे हो इवेपोरेशन के एग्जाम्पल। जैसे अभी इस समय फैन चल रहा है ना, बहुत तगड़ी गर्मी है, बाहर पूरी तरह से मॉलिक्यूल इकट्ठा हुए हैं, किसके, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, स्वेटिंग के थ्रू, है ना। वो धीरे धीरे फिर क्या हो जा रहा है, जब आपका एयर ठीक है लग रही है और साथ में बाहर से उसको हीट मिल रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, सूख जा रहा है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही साथ पूरा सूख गया, पहले ऊपर का लेयर निकला, फिर धीरे धीरे आपका जो है स्वेटिंग जो होती है वो क्या होती है, रुक जाती है और सूख जाती है। वहाँ का वाटर कहाँ पे चला जाता है, वाटर कहाँ पे चला जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। देखो इसका एक मेन मैं एग्जांपल बता दूँ आप लोगों को, जैसे एसी हो गया आपका। एसी पहले मुझे समझ में नहीं आता था, जैसे गांव के बगल में एक लोगों के वहाँ एसी था, ठीक है, लोग बताते हैं कि एसी में पानी डालते नहीं हैं, एसी में पानी तो पड़ता नहीं है लेकिन पानी निकलता है, पानी पड़ता नहीं है लेकिन पानी डेली का डेली निकलता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, तो क्या करता है आपका एसी, क्या एयर कंडीशन क्या करता है, वाटर का जो वेपर आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है उसी को ले करके कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। और जब ठंडा हो जाता है तो फिर वो आपका वाटर का जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो इसीलिए जो एसी है वो वाटर को प्रोड्यूस नहीं करती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो वाटर को जनरेट कर रही है, वो इन्वायरमेंट के में से वाटर के वेपर को ले रही है, उसको कूलिंग कर रही है, ठंडा कर रही है, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर में। तो ये भी आपका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ना। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था मुझसे, मुझे क्या पता कि हो सकता है कि उसमें कोई मशीन वशीन लगा होगा, वाटर फॉर्म कर देता होगा, क्योंकि वाटर को आप फॉर्म करना मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करना, उसको हम लैब ही में कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना हम वाटर को एकदम ऐसे एयर कंडीशनर लगाएं और फर्स्ट क्लास का वाटर जो है आपका फॉर्म हो गया, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो आपके इन्वायरमेंट का मॉलिक्यूल है वेपर के फॉर्म में, उसको हम क्या कर रहे हैं, एयर कंडीशनर में जा रहे हैं, तो वो वाटर का वेपर कूल हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है, और ठंडा होने के बाद वही ठंडा ठंडा हवा देता है और साथ में जो है आपका वाटर जो है निकलता है डेली, ठीक है। अगली चीज़ नेक्स्ट, पॉन्ड हो गया आपका, लेक हो गया, नदी हो गए, नाले हो गए, तो ये सब सारे देखते हो जब गर्मी का सीज़न आता है तो पूरा एकदम जो है गर्मी के समय, गर्मी से पहले पूरा भरे पूरे रहते हैं, और जैसे ही सूर्य भगवान की गर्मी है ये पूरी तरह से निकलते जाते हैं एकदम जो है, हाँ निकल जाता है पूरा। उसके बाद वो पूरा उनकी ज़मीन वगैरह दिखने लगती है, जो कुएँ वगैरह होते हैं ना, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। और ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में सारा सूख जाता है, नहीं ना, हम बॉइलिंग करा करके एक दिन में सुखा सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, पेड़ा बनाना है, दूध है हमारे पास, हमने गर्म किया, 2 ही घंटे में आपका दूध पूरी तरह से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे बॉयल करने के बाद। लेकिन ऐसा लेक को तो नहीं कर सकते ना, लेकिन फिर भी उड़ जाता है। तो कैसे उड़ता है, वो लेयर बाय लेयर जो है वहाँ के मॉलिक्यूल हटते जाते हैं। और जो आपने एग्जाम्पल बताया सर, सीधा सिंपल सा, ऐसे उठा के पानी फेंक देते हैं, 1 घंटे बाद देखेंगे पानी गायब, तो वो पानी कहाँ गया, वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में मौजूद है ना। अगला चीज़, कपड़ों का सूखना, कपड़ों का सूखना ये भी आपका किस में आता है, इवेपोरेशन में ही आता है ना। तो हर एक चीज़ जो है आपका बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इवेपोरेशन के। अब हम बात करेंगे कि इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको इफ़ेक्ट कर सकता है, इसको कम कर सकता है, इसको ज़्यादा कर सकता है, इसको रोक देता है, कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो बेसिकली आपको 4 या 5, 6, देखो 6 आपके जो है इफेक्ट होंगे, फैक्टर होंगे जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला आपका टेम्परेचर, दूसरा आपका नेचर ऑफ सॉलिड, अच्छा टेम्परेचर से पहले नेचर ऑफ सॉलिड ही नेचर ऑफ लिक्विड ही रख दो, सॉलिड नहीं लिक्विड। पहला आपका नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा नेचर ऑफ टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, चौथा सरफेस एरिया, पांचवा ह्यूमिडिटी इन एयर, और छठा
स्पीड ऑफ एयर, स्पीड, सॉरी विंड नहीं, एयर नहीं, विंड, स्पीड ऑफ विंड। तो ये जो 6 फैक्टर हैं वो इवेपोरेशन को कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा फैक्टर कम करता है, कौन सा फैक्टर ज़्यादा करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, टेम्परेचर की। अच्छा, नेचर ऑफ लिक्विड की बात कर लो। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई लिक्विड ऐसा है जिसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उतना ही जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम है, आसानी के साथ उसमें जब थर्मल एनर्जी मिलेगी तो वो इवेपोरेट होकर के बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल को देखते ही हो, ऐसे रख दो, गायब, है ना। और आपका वाटर नहीं गायब होगा। एक गिलास वाटर है तो आप अगर जो रखोगे तो वो 2 दिन लगेगा उसको ख़त्म होने में, 2 से 3 दिन लगेगा अगर जो आप रख देते हो वहाँ पे सनलाइट के पास। लेकिन आपका वहीं पे जो आपका पेट्रोल है वो तो बहुत जल्दी गायब हो जा रहा है। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आपका नेचर ऑफ लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो वो आपका बहुत जल्दी इवेपोरेट करेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो उतना जल्दी इवेपोरेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से तो सब लोग वाकिफ होंगे। टेम्परेचर बढ़ा दो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा दो इवेपोरेशन घट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो आपका टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आपका इवेपोरेशन घट जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर जो आप टेम्परेचर घटाओगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए। चलो नेक्स्ट, अगला देखो कौन है, प्रेशर। तो बताओ प्रेशर का क्या है इफेक्ट, बोलो। सर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का जो है रेट है वो कम होगा। अगर प्रेशर किसी चीज़ पे ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर जो है और पास आ जाएंगे तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। नहीं प्रेशर कम होगा तो वो ज़्यादा दूर जाएंगे। मतलब प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी नहीं, पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और जब पास मॉलिक्यूल हो जाएंगे उसको इवेपोरेट करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंपटीशन और करना पड़ेगा। तो इसके वजह से आपका इवेपोरेशन जो है वो घट जाएगा, है ना। अगला थर्ड क्या है आपका, ह्यूमिडिटी। क्या होगा, बोलो। सर अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे बारिश के समय वाटर बहुत ज़्यादा है हमारे हाँ हाँ तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हाँ। वाटर वेपर वो पहले इवेपोरेट होंगे तो फिर ये इवेपोरेट होंगे। सही है। तो ह्यूमिडिटी इज ये भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी अगर जो ज़्यादा है आपके एटमॉस्फियर में तो उमस ज़्यादा होती है, कपड़े वगैरह जल्दी नहीं सूखते हैं, पसीना आपका जल्दी नहीं सूखेगा, बारिश के सीज़न में ऐसा होता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के भी ये। अगला है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अगर जो आपका सरफेस एरिया बहुत अधिक है, ठीक है, तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर जो आपका एक ग्लास वाटर है, ठीक है, उसको अगर जो रख दो एक जगह, ठीक है, उसमें ग्लास में रख करके, तो इवेपोरेट वो जल्दी नहीं होगा। उसको ऐसे फेंक दो उठा करके तो पूरा फैल जाएगा, तो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट होकर के गायब हो जाएगा, है ना। तो सरफेस एरिया पे भी आपका इवेपोरेशन डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब आगे का जो लेक्चर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।